मैं माननीय चिराग पासवान जी का सुदर्शन के इस कॉन्क्लेव में जो मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रखी है, आपका स्वागत करता हूं। और ये लगातार 11 वर्ष है जिसमें हम प्रतिवर्ष सभी मंत्रालयों के मंत्रियों को बुलाकर इस कॉन्क्लेव को करते थे। इस 11वीं में हमने थोड़ा बदलाव किया क्योंकि अब 11 वर्ष हुए हैं तो काम भी बहुत ज्यादा हुआ है, तो हर मंत्री को केवल 10-20 मिनट में अपना विषय भी नहीं रख पाते थे और एक दिन में 10-12 मंत्री 18 मंत्री आएंगे तो सभी का डिलीवर भी नहीं हो पाता था। तो हमने शुरुआत की इस वर्ष से कि हम हर मंत्रालय का एक अलग से कॉन्क्लेव करेंगे। और फिर कहां से शुरू किया जाए, तो ये ध्यान में आ गया कि युवा जोश से शुरू करना चाहिए, इसलिए चिराग पासवान जी से शुरू करने के लिए आपको बुलाया। आपने समय निकाला और इसमें सहभागिता की। मैं स्वागत के साथ आपसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि आपके सरकार ने और खास करके आपके मंत्रालय ने इस 11 वर्षों में क्या परफॉर्मेंस किया जो आप आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहेंगे? पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने स्नेह से मुझे सम्मान देने का काम किया, हृदय से आप सबका आभार। सबसे पहले मैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के महत्व के बारे में 1-2 मिनट में बताना चाहूंगा। हुआ क्या है कि एक लंबे समय से फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर जिस तरीके से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था या जितना एक्सप्लोर हो सकता था वो हुआ नहीं। मैं इसके लिए विशेषता धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस विभाग की गंभीरता को समझते हुए, इसके महत्व को समझते हुए जिस तरीके से इस विभाग में जरूरी नीतिगत बदलाव करने का कार्य किया, इस विभाग के लिए जरूरी राशि आवंटित करने का कार्य किया। एक लंबे समय से ये विभाग इन अ वे इग्नोर होके चल रहा था, बल्कि आज की तारीख में हकीकत है कि जितना महत्व खाद्य प्रसंस्करण का है वो उतना ही है जितना भारत में कृषि का है। आज जब हम लोग अपने किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करते हैं, मुझे लगता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरा मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग का निभाता है। आज हम लोगों को वो तस्वीरें अभी भी विचलित करती हैं जब हम लोग सड़क पर देखते हैं किसान अपने आलू टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं है हम लोग के पास। वो इकोसिस्टम नहीं है जहां से उनको वो होल्डिंग कैपेसिटी मिले, वो उसको रिटेन कर सकें और जब मार्केट में उनको उचित दाम मिले तब वो अपने खाद्य पदार्थों को मार्केट में बेच सकें। जब तक वो पूरा इकोसिस्टम का निर्माण नहीं होगा जो पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से हम लोगों ने करने का प्रयास किया, कोल्ड स्टोरेज की बनाने की हम लोगों ने बात की, अलग अलग प्रसंस्करण प्रोसेस करके कैसे पदार्थों को हम लोग मार्केट में लंबे समय तक हम लोग रख सकें, उसका हम लोगों ने प्रयास किया। नुकसान इतना बड़ा था कि यूरोप के कई देश वो अन्न खा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और साथ ही में हम लोगों ने कई नई टेक्नोलॉजीज का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया जिससे जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, उसकी लॉन्जिटिविटी को हम लोग कैसे बढ़ा सके। अभी एक नई योजना भी हम लोग लेकर आए हैं इरेडिएशन की, जिसके माध्यम से जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उसको लंबे समय तक आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। ये तमाम कार्य अभी तक भारत में उस स्तर पर नहीं हुए जिस स्तर पर पिछले 70-75 सालों में हो सकते थे, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को भी हुआ, हमारे राजस्व को भी हुआ। और अभी तक जो एक सॉफ्ट पावर थ्रू फूड, प्रोसेस फूड जो हम लोग ग्लोबली बन सकते थे, हम लोग नहीं बन पाए। आज जब मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब मैं इंटरेक्ट करता हूं विद द लीडर्स ऑफ दिस सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब, उनसे मुझे इस बात का एहसास होता है कि भारत में कितनी क्षमता, भारत को कितना महत्व दूसरे देश देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे हम लोग भी अपनी उस पहचान को मजबूत करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। कम ज्यादा डिबेटेबल, बट उस इकोसिस्टम को काफी हद तक हम लोगों ने सुधारने का हम लोगों ने कार्य किया। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इफ यू लुक एट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री, मैं ये मानता हूं कि अभी भी बहुत सारे कार्य इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग हम लोग को करने की जरूरत है। पर पिछले 10 सालों में 11 सालों में विदेश का नाम लिया, इसलिए मैं थोड़ा उसमें पूछना या जोड़ना चाहूंगा कि भारत के मसाले, भारत के व्यंजन, ये दुनिया में आकर्षण का बड़ा केंद्र रहे हैं और अभी भी है। भारत के भी कई ब्रांड यहाँ बैठे हैं जिन्होंने दुनिया को आबो स्वाद और वो स्वास्थ्य के साथ जोड़ कर दिया है। तो वो विषय भी
और अधिक लोगों के पास जाना चाहिए। खास करके अमेरिका का पिज्जा एक जगह डिलीवर होता है, फिर अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक वही खाओ, ना वो हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, ना प्रकृति का ध्यान रखा जाता है। एक उनका कोई प्रोडक्ट तैयार होता है और वो डोमिनेट करता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ हर अंतर पर जैसे जैसे प्रकृति बदलती है वैसे प्रोडक्ट बदलता है। और जबकि हकीकत है कि जितनी डाइवर्सिटी ऑफ फूड हम लोगों के पास है और जितनी लोकप्रियता हम लोगों की डेलिकेसीज की अक्रॉस द ग्लोब है, आप यकीन मानिएगा, आप भी ट्रैवल करते हैं और मैं भी जब जाता हूं और किसी विदेशी देश में अगर मैं किसी भारतीय रेस्टोरेंट में मैं जाता हूं तो वहां पे कई बार अकेला मैं ही भारतीय होता हूं और बाकी सारे विदेशी वहां पर होते हैं। तो वहां के लोग हमारी डेलिकेसीज को पसंद करते हैं, बस जरूरत है उसको व्यवस्थित तरीके से वहां तक पहुंचाने की। और इसमें मैं भारत की लीडिंग इंडस्ट्रीज का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सबके प्रयासों से भी काफी हद तक ये कार्य संभव हुआ है। केंद्र सरकार ने अलग से पीएलआई स्कीम हम लोग लेकर आए, जहां पे हम लोग इंसेंटिवाइज करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को विदेश में जाकर भारतीय खाद्य पदार्थों को प्रमोट करने का, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग करने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से विशेष योगदान देती है इस स्कीम के माध्यम से। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब हम लोग वो फुटप्रिंट्स वहां पे बनाने में हम लोग सफल हो रहे हैं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। अभी हमें जितनी क्षमता है हम में, मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले दिनों में भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आए, और वो क्षमता है हम में। ना सिर्फ अपनी जरूरतों को हम लोग पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी जरूरतों का भी ध्यान भारत रख सकता है। इस दिशा में पिछले 11 साल में हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने मंत्रालय को लेकर कई नई योजनाएं हम लोग लेकर आए, पीएमकेएसवाई स्कीम के माध्यम से, पीएमएफएमई स्कीम के माध्यम से, जहां पे हम लोगों ने माइक्रो से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस में आने वाले तमाम लाभार्थियों का हम लोगों ने इसमें ध्यान रखने का काम किया। अलग अलग जो मैंने बताया टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ग्लोबली जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसकी वजह से खाद्य प्रसंस्करण में हम लोग इस सेक्टर को और मजबूती दे सकते हैं, उस दिशा में भी पिछले 11 सालों में हम लोगों ने कई काम करने का प्रयास किया। रोजगार से भी एक बड़े पैमाने पर आपका फील्ड जुड़ा है, और जो जैसे टूरिज्म में एक 27-28 लोगों की लाइन होती है एक टूरिस्ट के पीछे, वैसे एक उत्पाद के पीछे भी किसान से लेकर उसके मजदूर से लेकर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, फिर स्टोरेज, फिर आगे लेकर ग्राहक तक जाने में सबसे ज्यादा लोग फूड से जुड़े होते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा रोजगार देने का काम आपका मंत्रालय करता है, तो उसके लिए विशेष कुछ योजना? बिल्कुल, मुझे लगता है इसके माध्यम से, और जो मेरे प्रधानमंत्री की सोच है कि आज के युवा जॉब सीकर्स ही ना हो बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में हम लोग आए, और मुझे लगता है उसमें इस विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएमएफएमई की एक हम लोग की स्कीम है जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ही है, जहां पे आज किसी गांव में रह रहा युवा या युवती या महिला या पुरुष इस स्कीम के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका में आ सकता है, एक उद्यमी बन सकता है, और ना सिर्फ वो खुद की जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि अपने नीचे 5-10 लोगों को भी वो व्यवस्थित कर सकता है। और देश भर में कई हजारों लोगों ने इसका लाभ लेने का काम किया है। आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं देश के दूर दराज के गांव में जाता हूं और वहां के इस लाभ के लाभार्थी जब आते हैं, इस योजना के लाभार्थी जब आते हैं और वो बताते हैं कि आपकी वजह से, और आप उनके पदार्थों को देखिएगा, ना सिर्फ उन्होंने अपने खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण खूबसूरती से किया है, बल्कि हम लोग जो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं उसके माध्यम से उसकी कंप्लीट पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहें, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहें, रिटेल में लेके जाना चाहें, वो पूरी व्यवस्था हम लोग तैयार करके देते हैं। मुझे लगता है युवा इसके लिए काफी आकर्षित भी हैं। हम लोगों के 2 इंस्टीट्यूट हैं निफ्टम के, जहां पे हम लोग विशेष तौर पर फूड प्रोसेसिंग को ही लेकर हम लोग उनको शिक्षित करते हैं। लंबे समय से हम लोगों की मांग थी, मेरे मंत्रालय की मांग थी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो 2 इंस्टीट्यूट है ना, क्योंकि बड़े पैमाने पर युवा सुदर्शन को फॉलो करता है, और हम चाहते हैं कि 100% आज 360 डिग्री लोगों के सामने आपका मंत्रालय का विषय जाए। तो मेरे लिए भी ये न्यूज है कि ऐसे 2 इंस्टीट्यूट है, तो वो क्या करते हैं, ये उसमें कैसे निफ्टम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। उसको लेकर देश में ये मात्र 2, एक तमिलनाडु में तांजावुर में है, दूसरा हरियाणा के कुंडली में है। ये 2 इंस्टीट्यूट विशेष तौर पर युवाओं को शिक्षित करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से कैसे वो अपने आप को जोड़ सकते हैं।
साथ ही में यहाँ पे कई तरीके के R&Ds भी यहाँ पे होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी कई प्रोग्राम्स हम लोग निरंतरता में हम लोग यहाँ पर चलाते हैं। इन्हीं इंस्टीट्यूट के माध्यम से कई यंग स्टार्टअप्स भी हैं जिनको हम लोग प्रोत्साहित करके उनको विधिवत व्यवस्था तैयार करके देते हैं आने वाले दिनों में अपने स्टार्टअप्स को आगे लेकर जाने की सोच के लिए। मेरे मंत्रालय की ये मांग रही थी क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है और युवा इतने ज्यादा इसके साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं, तो लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि एक और निफ्टम की जरूरत हम लोगों को महसूस हो रही थी। साउथ में एक निफ्टम है, अप नॉर्थ में वहां पे एक निफ्टम है, कुंडली में एक और निफ्टम। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी का कि इस बार के बजट में एक तीसरे निफ्टम की भी घोषणा की गई जो मेरे ही गृह राज्य बिहार में खुलने जा रहा है और वहां पे ये खुलेगा। और मैं मानता हूं कि इसके माध्यम से भी युवाओं को न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं अपने आप को उद्यमी के तौर पे स्थापित करने को लेकर, बिकॉज इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कंप्लीट हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे आपने अभी पैकिंग का विषय किया, अपना प्रोसेसिंग का और स्टोरेज का, तो हमारे बीच में कुछ किसान भी है, उन्होंने मुझे खास करके कहा कि प्याज को लेकर उसका स्टोरेज और उसके लिए आपका कोई योजना है या उसके लिए कोई भविष्य में, क्योंकि सबसे जल्दी खराब होने वाले में एटम में वो आता है। नहीं बिल्कुल, और इसको लेकर भी हम लोग की स्कीम के फर्दर सब कंपोनेंट्स में ओजी की स्कीम्स हैं, ऐसी स्कीमें हैं जहां पे हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से या एपीसीज क्लस्टर्स के माध्यम से हम लोग ये व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। इसका जिक्र मैंने खुद भी किया कि मेरे लिए ये चिंता का विषय है और वो तस्वीरें आपको विचलित करती हैं जब सड़क पर आप देखते हैं किसानों को इस तरीके से, जब वो अपने अन्न को सड़क पर फेंकते हैं और वो भी मजबूर होते हैं जब उनको उचित दाम ही नहीं मिल रहा। वो व्यवस्था तैयार करने में हम लोग तमाम इन योजनाओं के माध्यम से वो पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। लॉन्जिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके कि रेडिएशन का मैंने अभी जिक्र किया, ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप लंबे समय तक चीजों को फ्रेश रख सकते हैं। इसका भी लाभ आज की तारीख में कई किसान उठाने लगे हैं और इस व्यवस्था को और विस्तृत हम लोग कर रहे हैं। 50 नए इरेडिएशन यूनिट्स हम लोग आने वाले दिनों में लेकर आएंगे जिसका यूआई भी हम लोग, प्याज का भी होगा बिल्कुल इसमें ये तमाम ऐसे पेरिशेबल फूड आइटम्स जो भी हैं, फ्रूट्स हों वेजिटेबल्स हों, उसका इसमें ध्यान रखा जाएगा। मैं प्याज पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि कभी प्याज के नाम पर दिल्ली में सरकार बदल गई थी और मैं भी वहां से आता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा प्याज होता है, तो अगर मैं नहीं पूछूंगा को पानी मेरे आंखों में लाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा प्याज पे जोर दे रहा हूँ। मुझे लगता है आप लोग भी प्याज को लेकर चिंतित होंगे। किसान, एक ये भी सवाल आता है कि जब प्राइस हाई होती है तो लोग बड़े चिल्लाते, खास करके हमारे कम्युनिटी के मीडिया वाले, लेकिन जब वो डाउन होती है तो बोलते नहीं है। और इसलिए ये स्टोरेज वाला जो मुद्दा है ये मैंने पूछा है कि एमएसएमई और आपका, वैसे तो इस सरकार में अच्छी चीजें देखने को मिल रही है कि विभिन्न मंत्रालय जो एक दूसरे से रिलेटेड है उनका अच्छा समन्वय होता है, तो एमएसएमई और आपका इसका कैसे समन्वय है, क्या हो रहा है, क्या मदद हो रही है और क्या प्लान है? पहली बात तो ये आपने सही इसका जिक्र किया कि इस सरकार में साइलोज में काम होना बंद हो गया एंड द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हमारी सरकार पिछले 11 सालों से काम कर रही है। जो मंत्रालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो कैसे इंटरलिंक्ड होके, अब जैसे अगर मेरे ही मंत्रालय का जिक्र करें तो इसमें अहम भूमिका कृषि मंत्रालय की आती है, एनिमल हस्बेंड्री की आती है। पहले तो ये उसी के अंडर ही था, बिल्कुल, मतलब ये मोदी हाँ, जी शुरुआत में। तो उसके बाद धीरे धीरे उन साइलोज में काम करना बंद किया। जानकारी का आदान प्रदान जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ निरंतरता में होना, निरंतरता में बैठकें होना। इसी में एमएसएमई का भी जैसे आपने जिक्र किया, उसका भी एक खास जोड़ है हमारे मंत्रालय के साथ। हमारे मंत्रालय की स्कीम भी है जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं वो अपने आप को हमारे मंत्रालय की योजनाओं के साथ जोड़कर लाभ ले सकती हैं। उनके लिए भी हम लोगों ने विशेष तौर पर हम लोगों ने स्कीम्स निकालने का हम लोगों ने काम किया है। तो एमएसएमई सेक्टर जो कि मैं मानता हूं और हकीकत भी है, मुझे लगता है हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है ये एमएसएमई सेक्टर। और इस सेक्टर को जितना हम लोग बल देंगे, जितना हम लोग मजबूती देंगे, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा सुदृढ़ होगी। और खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस एमएसएमई सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उसको जितना हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। कोविड के भी दौरान आपने देखा होगा जब बाकी देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही थी तो उस वक्त एक बड़ा पैकेज 33,000 करोड़ के आसपास का पैकेज उस वक्त
इस सेक्टर को, एमएसएमई के इस सेक्टर को दिया गया था। सो वी आर ट्राइंग टू वर्क हैंड एंड ग्लव्स, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। वैसे आपकी एनडीए की और खास करके मोदी जी की पॉलिसी है स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए। तो भारत में तो स्वदेशी ज्यादा प्रोत्साहित होगी ही, प्रमोट किया ही जाएगा, लेकिन जो भारतीय प्रोडक्ट है जो ग्लोबल ज्यादा जा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक इकोसिस्टम की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि भारत में खास करके यूएस जैसे देश है या चाइना जैसा भी देश है, वो अपने यहाँ के उद्योगपतियों को ग्लोबल मार्केट में साम दाम दंड भेद सब करवाता है और लॉन्च करवाता है, सपोर्ट करवाता है। तो हमारे पास हम ऐसा कब सोचेंगे कि दुनिया के सारे मार्केट में भारतीय उत्पाद भी भारत सरकार के प्रमोशन से जाए? इसी सोच के साथ जो पीआईएल की जो स्कीम मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने इसी सोच के साथ उस योजना का निर्माण किया जहां पे भारतीय ब्रांड अपनी पहचान विदेशों में बना सकें। हम लोगों को खुशी होती है जब हम लोग विदेशों में जाते हैं और हम लोग को भारतीय पदार्थ देखने को मिलते हैं, भारतीय ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। जब हम लोग सुपरमार्केट जाएं या कहीं पे भी जाएं और जब इंडियन ब्रांड्स दिखते हैं तो सबको खुशी होती है और वो क्षमता है हम लोगों में। प्रधानमंत्री जी जहां इस बात को लेकर उतने ही स्पष्ट हैं, वोकल फॉर लोकल को लेकर, जहां वो चाहते हैं कि भारतीय पदार्थों की पहचान देश में तो मजबूत हो ही हो, तभी इस स्कीम में विशेष तौर से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इसमें जितने भी चीजों का इस्तेमाल किया जाए उन सब का उत्पादन भारत में ही होना चाहिए। कोई भी बाहर से किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल के इस्तेमाल की इजाजत हम लोगों ने इस योजना में नहीं दी है। ऐसे में किसानों के साथ जुड़कर बैकवर्ड लिंकेजेस उनके साथ कर ना सिर्फ हम लोग किसानों की भी मदद करते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है, अपनी क्वालिटी को वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही में प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सके उसकी जानकारी भी इन इंडस्ट्री लीडर्स के माध्यम से बैकवर्ड लिंकेजेस की सोच में उन लोगों को, किसानों को दी जाती है। तो डेफिनेटली जहां हम लोग वोकल फॉर लोकल भी हो रहे हैं, वहीं ग्लोबली जैसा मैंने कहा कि भारत में वो क्षमता है एक सॉफ्ट पावर के तौर पर ग्लोबली अपनी पहचान बनाने की। हम लोग चाहते हैं कि भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर विकसित हो, वो क्षमता भी है हमें। और मेरा तो सपना है, मैं चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा डाइनिंग टेबल ना रहे जहां पे कम से कम भारत का एक खाद्य पदार्थ तो होना ही चाहिए, एक आइटम भारत की जरूर हो दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पे। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। एक की एंट्री होगी तो पूरा टेबल ही हमारा हो जाएगा क्योंकि हमारा उतना स्वास्थ्य है। जैसे सत्तू अगर किसी घर में चला जाए, मुझे लगता है कि दुनिया जो ब्रांडिंग करती है, जैसे यूएस के भी कंपनियां करती है, या तो हंगर मतलब भूख मिटाने के लिए होती है, थोड़ा बहुत स्वाद वाला विषय उसमें जोड़ते हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य भी जोड़ सकते हैं ना। जैसे सत्तू का विषय लिया, मैं जब तक दिल्ली में नहीं था तब तक सत्तू परिचय नहीं था, लेकिन जब से दिल्ली में आया हूं तो सत्तू का फायदा पता चलता है कि कितना ज्यादा होता है। अब कोक तो केवल प्यास मिटाने की प्रमोशन कर सकता है, हेल्थ की नहीं कर सकता, लेकिन हमारा सत्तू तो हेल्थ की भी करेगा। और ये आग्रह भी मैंने किया, देखिए ये चिंता हमारी सरकार की भी है, मेरे प्रधानमंत्री की भी है कि ओबेसिटी भी एक कंसर्न है और आने वाले दिनों में ये कोई बड़ी महामारी का रूप ना ले ले, उसके लिए आज ही इस व्यवस्था को नियंत्रित करने की जरूरत है। जब हम लोग ओबेसिटी या हेल्थ कंसर्न्स की हम लोग बात करते हैं, इस मंच के माध्यम से इस विषय का भी जिक्र करना मेरे लिए जरूरी है। कई बार, और ये इंडस्ट्री लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, इस बात का अनुभव इनको भी होता होगा कि जब आप फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में वो जंक फूड आने लगते हैं और उससे मोटापा, हेल्थ कंसर्न, स्वास्थ्य का खराब होना, ये तमाम तरीके की भावनाएं मन में आने लगती हैं। घर परिवार में आज भी आप देखिए तो हमारे घर के बुजुर्ग हम लोग को टोकते हैं कि अरे ये नहीं खाना, ये बाहर का है, ये वहां का है, जबकि हकीकत है जब हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, और इस बात का ध्यान इंडस्ट्री लीडर्स भी रख रहे हैं और सरकार होने के नाते हम लोग भी रख रहे हैं, और जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एफएसएसएआई हो गई, फसाई हो गई, ये रेगुलेटरी बॉडी भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का काम कर रही है कि किसी भी तरीके से गुणवत्ता के साथ कम से कम कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब वैल्यू एडिशन का है।
हम लोग उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना कि उसकी कोई गुणवत्ता हम लोग निकाल रहे हैं। ये बात सही ढंग से जनता तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिसके पास एक मोबाइल है और एक माइक है, हाँ। वो भले उस विषय का जानकार हो नहीं हो, वो दुनिया भर का बैठ के ज्ञान दे देगा, और वो ज्ञान लोगों को भ्रमित करता है, लोगों के बीच जाता है। इसीलिए मैंने इंडस्ट्री लीडर से भी आग्रह किया, हम लोगों ने अलग से एक कमेटी भी इसके लिए हम लोगों ने गठित की है, जहां पे बैठकर हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लोगों तक ये सही जानकारी हम लोग पहुंचाएं कि फूड प्रोसेसिंग इज नॉट इक्वलेंट टू बीइंग बैड, इट्स इक्वलेंट टू बीइंग वैल्यू एडिशन। हम लोग उसमें गुणवत्ता को जोड़कर हम लोग देने का काम कर रहे हैं। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैंने तमाम इंडस्ट्री लीडर से ये आग्रह भी किया है कि एक हेल्दी सेगमेंट को भी इंट्रोड्यूस जरूर करें। ऐसे लोग जो कि अपने स्वास्थ्य को लेके कंसर्न रहते हैं, मैं खुद उनमें से एक हूं। हाँ, मैं कहने वाला था कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ही इतने फिट है, तो फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट खाने वाला कैसे बीमार हो सकता है? बिल्कुल, और ये मैं चाहता हूं कि जनता तक ये बात जाए और मैं इंडस्ट्री लीडर से भी आग्रह करता हूं कि एक हेल्दी सेगमेंट भी लाएं। जो लोग कॉन्शियस हैं कैलोरी को लेके, कैलोरी काउंट करते हैं, जो लोग कितना फाइबर है, कितना प्रोटीन है, कार्ब्स कितना है, फैट कंटेंट कितना है, इन बातों को लेके कंसर्न रहते हैं, तो उस सेगमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मतलब फिट इंडिया मूवमेंट, मेरे प्रधानमंत्री उस मूवमेंट को लीड करते हैं। अभी हम लोग के 10 साल पूरे होने वाले हैं योगा दिवस को। 21 तारीख को, ठीक आज से एक महीने के बाद योगा दिवस को 10 साल हो जाएंगे। तो हम लोगों की तो परंपराओं में ये चीजें रही हैं। हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य की चिंता योगा के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से शुरू से की है, पर उसी परंपरा का हिस्सा खाद्य प्रसंस्करण भी रहा है। बिल्कुल। भारत के इतिहास को आप टटोल के देख लीजिए, घर पे नानी दादी मतलब शुरू से ही, जब से ये रहा होगा तब से ही घर पे दही जमाना, चटनी बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सारी चीजें हम लोग घर पे होता हुआ हम लोग देखते आए। तो प्रसंस्करण और फिटनेस दोनों एक साथ हैंड इन ग्लव्स चल सकता है, ये जनता तक पहुंचाना, और इसमें अहम भूमिका सरकार और इंडस्ट्री लीडर्स की मिलकर है। बिल्कुल। जैसे योग पहुंचा तो लोगों ने बाकी हिंदू दर्शन की बातें की, जानना चाहा, उधर बोल रहे लोग। वैसे फूड भी एक कल्चर है, और फूड के द्वारा भी कल्चर प्रचार होता है। पिछले दिनों खिचड़ी को लेकर एक प्रयोग हुआ, उसका अभी क्या स्टेटस है, और आगे चलकर ऐसे कोई और प्रोडक्ट पर भी कोई काम होना है क्या? खिचड़ी, मिलेट्स, मखाना आज की तारीख में सुपर फूड के तौर पे ग्लोबली मखाने की पहचान हो। मुझे ज्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि मेरे राज्य में सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्शन होता है बिहार में। मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री अपने नाश्ते में साल में मान के चलिए 6-7 महीने अगर आप दिन कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है 300-350, और उन्होंने खुद ही इस बात का जिक्र भी किया, वो जरूर नाश्ते में वो मखाना लेते हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीजें हैं, श्री अन्न हो गया, मिलेट्स हो गया, मखाना हो गया, इन तमाम चीजों को हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सफलतापूर्वक ये प्रयास सफल हुआ है। मखाने की मांग जिस तरीके से ग्लोबली बढ़ी है, नेशनली तो बढ़ी ही बढ़ी है, बट इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से मखाने एंड इवन मिलेट से बने हुए प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है, तो ये अपने में दर्शाता है कि भारत में पूरी तरीके से वो क्षमता है, बस उसको टटोल कर उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो जैसे मखाना का आपने उदाहरण दिया, वैसे देश में अन्य अन्य जगह पर कई प्रोडक्ट और मिल सकते हैं जिनको थोड़ा सा प्रमोट करें। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री एक मन की बात में भी किसी ऐसे प्रोडक्ट का उल्लेख कर देते हैं तो उसके दिन बदल जाते हैं। जैसे खादी के बदले, या हम मखाना के कहे इसके भी बदले, अब तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी भारतीय मखानों का ब्रांडिंग करके बेच रही है, इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इसको लेकर भी आगे इस पे मैं एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। कल मैं 2 दिन बिहार में था, और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे अभी भी वो इकोसिस्टम उस तरीके से नहीं डेवलप है, और बिहारियों को ही दूसरे राज्य, दूसरे देशों में जाना पड़ता है अपने पदार्थों को लेकर, जिसमें मखाना, लीची, आम, ये तमाम तरीके की चीजें हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में 22 देशों के 75 से ज्यादा बायर्स, ग्लोबल बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स बिहार गए, उनके दरवाजे तक गए। अभी तक उन लोगों को दूसरे के दरवाजे पे जाना पड़ता था, मीडिएटर के थ्रू जाना पड़ता, और और वो बिचौलियों के थ्रू जाना पड़ता था, जिसमें उनको तो क्या ही प्रॉफिट होगा, वो बीच वाले ही सब प्रॉफिट ले लेते थे। उनको मैं बिहार लेकर गया हूं, डायरेक्ट कनेक्ट एग्जीबिटर्स का, मेरे किसानों का, छोटे उद्यमियों का, उनका डायरेक्ट कनेक्ट उन इंटरनेशनल बायर्स के साथ हुआ,
2-3 थे जो मुझे बता रहे थे कि भैया अभी तक तो हम लोग विदेश में किसी को नहीं जानते थे, आज मेरे पास 4 नंबर मोबाइल पे मेरे यूएई में कौन कौन है मेरे बायर्स उनके हैं, 2 नंबर मेरे पास यूरोप में मेरा बायर कौन हो सकता है उनके हैं। बोलता है अब इन 6 नंबर से मैं 12 कर लूंगा, 12 से मैं 25 कर लूंगा, 25 से 50 बायर मैं अपने खड़े में कर लूंगा। अब ये ताकत धीरे धीरे उनको प्रोवाइड करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, जहां पे उनके दरवाजे तक हम लोग बायर्स को लेके जाने की हम लोग सोच रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। एक सवाल दर्शकों से आया है जिसमें कहा गया है कि जब पैकेज फूड लेने जाते हैं तो शाकाहारी मांसाहारी का जो कोड्स होते हैं, किस पर गाय का मांस है किस पे नहीं है, वो जो कोड्स है तो कोड से लोगों को ध्यान में नहीं आता, तो उसको आसान कैसे किया जा सकता है? इंटरनेशनली तो ठीक है कोड से चलता है, लेकिन भारत में उसको आसान कैसे किया जा सकता है? हम लोगों ने लेबलिंग को और बहुत ज्यादा विस्तृत करने का हम लोगों ने कार्य किया है। पहले जिस तरीके से काफी और ऐसी जानकारी जो नहीं उस पे होती थी, उसके फर्दर बाइफर्केशंस भी हम लोगों ने किए हैं। इसकी रेगुलेटरी बॉडी फसाई के माध्यम से समय समय पर जितने नए बदलावों की जरूरत होती है, नए रेगुलेशंस लाने की जरूरत होती है, उसको भी किया जाता है। इंडस्ट्री को भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि जितना विस्तृत हो सके उसकी जानकारी वो दें, ताकि लेने से पहले कंज्यूमर को पता हो कि वो क्या ले रहा है। अब उसके बाद उसकी मर्जी कि उसको वो लेना है नहीं लेना है, उसको उसके हेल्थ के हिसाब से वो करेक्ट है नहीं है, बस वो जानकारी उस तक चले जाए, उसके बाद उसकी मर्जी है। बट अगर उस जानकारी के अभाव में अगर वो किसी गलत चीज का सेवन कर ले, ये गलत है, फिर ये जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आती है। तो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है फसाई, उसके माध्यम से समय समय पर हम लोग ये बदलाव करते हैं, जितने जैसे सुझाव आते हैं उसको भी जोड़ा जाता है। एंड ग्लोबली भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स भी जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, उस पे भी हम लोग प्रयास करते हैं कि भारतीय मानक विदेशी मानकों से कहीं कम ना हो, बल्कि कई ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड की पहचान बन जाए, ताकि दूसरे लोग हमारे स्टैंडर्ड्स को मानकर अपने स्टैंडर्ड्स तैयार करें। इस दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने करीब करीब 360 डिग्री सारे विषय लिए हैं, फिर भी हमारे सामने कई गणमान्य लोग हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो उनका भी 1-2 प्रश्न ले ले। हाँ दीजिए, माइक दीजिए। और इसी मंत्रालय से संबंधित प्रश्न हो, ताकि हम विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हालांकि चिराग जी कैबिनेट मंत्री है तो सरकारी है, किसी भी मंत्रालय का जवाब दे सकते, लेकिन फिर भी उनके मंत्रालय का संबंधित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कहाँ से? चलिए, पत्रकार से चिराग। हाँ चिराग जी, मैं इधर हूँ जी। नमस्कार। श्रीकांत भाटिया हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। सर, जो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसको कौन देखता है सर? मैं अगर एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैंने आज की डेट तो लगा दी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 महीने में एक्सपायर होगा या 2 महीने में प्रोडक्ट एक्सपायर होगा, इसकी आपके डिपार्टमेंट में क्या टेक्निक है? और हम इतना उत्पादन लोकल हर चीज का कर रहे हैं, फिर भी हमने देखा है कि जो हाई फाई लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं, वो अभी भी इंपोर्टेड फ्रूट का ज्यादा सेवन करते हैं। अभी भी आपने देखा पहले ये अभी हमले के बाद की काफी टर्की का हमने सेब देखा, लोगों ने बेचना बंद कर दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमारा इतना फूड प्रोडक्ट है? देखिए, आपके पहले प्रश्न का जवाब पहले देते हुए, इसके लिए रेगुलेशंस नियम ऑलरेडी तैयार हैं कि कौन सा पदार्थ है, उसका कितना महीनों में या कितने दिनों में उसकी एक्सपायरी डेट आती है। और ये ऑलरेडी रेगुलेशंस का हिस्सा है कि जो भी इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं इंडस्ट्री लीडर, विदाउट एक्सपायरेशन डेट के वो नहीं ला सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट उनको बताना होगा। अब तो हम लोग प्रयास ये भी करते हैं कि पहले ये होता था कि बेस्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीना या ये वो होता था। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि उस पर ये लोग डेट ही लिखें, उस पर एग्जैक्ट बताएं कि इस तारीख तक ये चीज ठीक रहेगी। तो इसके लिए रेगुलेशंस ऑलरेडी तैयार हैं, अलग अलग खाद्य पदार्थों को लेकर, अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर, तो उसमें कहीं किसी तरीके का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि कैसे हम लोग भारतीय चीजों को और ज्यादा प्रमोट करें इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स का आपने उदाहरण दिया कि जो बड़े लोग हैं संभवतः शायद वो विदेशी फलों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बट आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि इंडियन क्वालिटी ग्लोबल क्वालिटी से कहीं कम नहीं है।
और हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं। इवन हमारी जो मेरा जो साथ में दूसरा मंत्रालय कृषि वाला जो मंत्रालय है, उनके माध्यम से भी निरंतरता में किसानों के साथ संवाद कर कर, उनके साथ उनको शिक्षित कर कर, उनको ये जानकारी देकर कि कैसे आप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, नॉट ओनली क्वालिटी, इवन प्रोडक्शन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नए बीज की क्वालिटी है जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, और निरंतरता में इसमें R&D चलती रहती है हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, जहां पे क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, ग्लोबली हमारा पदार्थ कैसे बेटर हो, उस पे काम हो रहा है। मैं मानता हूं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, धीरे धीरे इंडियन मार्केट इज टेकिंग ओवर, एंड इफ इट्स टेकिंग ओवर ग्लोबली, डेफिनेटली डोमेस्टिकली तो और ज्यादा हम लोग करेंगे ही करेंगे। वोकल फॉर लोकल, ये सोच प्रधानमंत्री जी की रही है। हाँ, एक प्रश्न। सभी को नमस्कार। और ये चैनल बहुत विदेशों तक में देखा जाता है, तो आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जो होर्डिंग होती है जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा, वेजिटेरियन जो मंगवाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन भेज दिया जाता है और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस सिर्फ सोशल मीडिया पे कोई बातचीत होती है, कोई FIR दर्ज नहीं होती और आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये बहुत बहुत बड़ी देश में एक संकट है इस चीज का। पुनः आपके भी दो प्रश्न हैं। आपके पहले प्रश्न का जवाब कि जो लोग होर्डिंग करते हैं और रख लेते हैं ताकि दाम बढ़े, ये डायरेक्टली मेरे मंत्रालय के अंदर नहीं आता, बट हाँ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके लिए भी निरंतरता में हम लोग छापेमारी करना, जहां से जो जानकारी मिलती है वो करना, या जहां पे इस तरीके की संभावनाएं होती है, आशंका होती है, मॉनसून को देखकर, बरसात को देखकर कि भाई मौसम ऐसा है, उत्पादन प्रोडक्शन ऐसा हुआ होगा, संभवतः कुछ लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इसका नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहेंगे इन परिस्थितियों का, तो वहां पे समय समय पर छापेमारी कर कर, नियमों को कड़ा कर कर, ताकि आने वाले दिनों में उनको इस बात का डर हो कि भाई अगर आपने गलती से भी ये इस बार कर लिया तो संभवतः भविष्य में कभी आपको दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। नियम कायदे कानूनों को काफी ज्यादा सख्त किया गया है इन चीजों को लेकर। इसी से जुड़ता हुआ, और इसको भी मैं दोबारा और कंप्लीट करूंगा, जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि गलत डिलीवरी कर देते हैं और कुछ उसमें कुछ गलत मिक्स हो जाता है और सोशल मीडिया पे हल्ला मचता है। दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया पे हल्ला तब मचता है जब गलती होती है, बट जब उस गलती को सुधार दिया जाता है और कड़ी कार्रवाई कर दी जाती है, वो इतना बड़ा बज़ नहीं क्रिएट करती है। कतई ये संभव नहीं है। मेरी सरकार पूरी तरीके से समर्पित है। किसी भी तरीके की लापरवाही कंज्यूमर्स के साथ कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आप इसकी गंभीरता को समझिए, ये विषय कितना गंभीर है। अगर आपने किसी गलत पदार्थ का सेवन कर लिया, आपका जीवन जा सकता है। लापरवाही की गुंजाइश आप बाकी चीजों में कर सकते हैं। कपड़े में लापरवाही कर ली, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वार्डरोब मैल फंक्शन हो जाएगा। आपने जूतों में कर दी, चलते चलते आपके जूते टूट जाएंगे, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। बट इसमें अगर आपने किसी गलत चीज का सेवन कर लिया, आपकी जान पे बात आ जाएगी। और भगवान ना करे कल को कोई ऐसी घटना घट जाए। कतई हम लोग इस बात के लिए लापरवाही सरकार नहीं बरतेगी। नियमों को बहुत ज्यादा कड़ा किया गया है और एक्शंस लिए गए हैं। उन कंपनीज को हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया है जिन्होंने गलती से भी ऐसी चीज करने का काम किया है। बट देन समस्या वही है कि जो बेहतर चीजें हो जाती हैं उसकी चर्चा थोड़ी कम होती है। बिल्कुल। हमारे पास आज के कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र से एक बड़े किसान नेता आए हैं स्पेशली आज के कार्यक्रम के लिए, तो उनका प्रश्न लेते हैं। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारा संविधान तो सभी धर्मों के लिए एक जैसा है, लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेशन वगैरह जो है, तो उसको निकालने के लिए कुछ आपका मंत्रालय जरूरी कदम उठाएगा क्या? और दूसरा यह है कि हिंदुओं को खाने के लिए, मतलब प्योर अगर वो ऑर्गेनिक हमको खाना है या ऐसा कुछ, तो उसके लिए ओम सर्टिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ आपका मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नियम लागू करेगा क्या? एक है। मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी देश भर से है, देश भर के लोगों को लेकर है और 140 करोड़ देशवासियों को लेकर है। ऐसे में मैं उस भावना का भी सम्मान करता हूं जो किसी कारणवश कुछ उदाहरणों की वजह से जो भावनाएं आहत होती हैं, मैं उसका भी मैं सम्मान करता हूं। धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव केंद्र सरकार होने के नाते, केंद्र का मंत्रालय होने के नाते ये संभव नहीं है। पर हाँ,
अगर कहीं पे कोई अहित हुआ है, अन्याय हुआ है, जिसका उदाहरण अभी यहाँ से दिया गया, जहां पे अगर गलती से कोई गलत चीज गई है, उस पे कड़ी कार्रवाई भी हम लोग करने का कार्य करते हैं। बट हाँ, कई ऐसे पक्ष हैं इसके जिसमें समय समय पर जिन बदलावों की जरूरत रही है, भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वो भी कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। पिछले सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को कंपलसरी किया था। इस सरकार ने लोगों की आवाज बदलने, मतलब लोगों तक पहुंचने के बाद इसमें परिवर्तन किया है। मैं आपको थोड़ा लेटेस्ट अपडेट करता हूं। बस इतना ही कि अभी भारत में भी जो लोगों को कंपलसरी लेना पड़ता है, उसमें अगर कोई नीति बने तो ज्यादा अच्छा होगा, यह हमारी मांग रहेगी। वैसे तो पूरा एक मंत्री लगातार 31-32 मिनट से अपने मंत्रालय पे बोले, ऐसा सामान्यतः होता नहीं। इसका मतलब आपका काफी स्टडी है, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप लोग भी, क्योंकि सामान्यतः लोगों को लगता है कि मंत्री का मतलब पॉलिटिकल बातें करेगा, लेकिन सारे मानक से लेके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लेके, आपने इकोनॉमी से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके सारी बातें की। अगर फिर भी कुछ रहा है और कोई आप संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, देशवासियों को, तो वो भी हम चाहेंगे। मैं बस इतना कहूंगा कि मेरा विभाग, मेरा मंत्रालय जीवन को थोड़ा और सहज बनाने का प्रयास कर रहा है। बदलती परिस्थितियों में इस मंत्रालय के महत्व की जरूरत और ज्यादा महसूस हुई है। पूर्व में जब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, घर के बुजुर्ग कई ऐसे लोग होते थे जो इन बातों का ध्यान रखते थे कि आपको समय पर खाना मिल जाए। पर आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब आप न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, वर्किंग कपल्स की आप बात करते हैं, तो संभवतः ये चीजें करना उतना सहज नहीं हो पाता। इसी सोच के साथ फूड प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आया है, जहां पे चीजों को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। आरटीसी, आरटीई, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स लाना, या ऐसी व्यवस्था तैयार करना जहां पे तुरंत बिना किसी कठिनाई के आप उन पदार्थों का सेवन कर लें। मैं चाहता हूं कि इसको सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। बट जब ये नेगेटिव एडवर्टीजमेंट होता है, सरकार को तो खैर नुकसान होता ही है, इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनको भी बहुत झेलना पड़ता है। मैंने इंडस्ट्री के लोगों से हमेशा आग्रह किया है कि मैं माध्यम बनूंगा, ब्रिज बनूंगा आपके और सरकार के बीच में। जो नीति, जैसी नीति आपको अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए चाहिए, वो मैं आपको बना के दूंगा। बदले में बस आपसे मुझे आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन चाहिए। इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि कभी भी किसी भी तरीके की कोई लापरवाही, किसी भी तरीके के कोई गलत इस सेक्टर से जुड़ी हुई व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। जब तक आप हेल्दी प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हैं, कंज्यूमर को दे रहे हैं, अच्छा साफ सुथरा हाइजीनिक प्रोडक्ट आप उनको खाने के लिए दे रहे हैं, लोग भी उसको स्वीकारेंगे। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ा है। हम लोगों का एक्सपोर्ट भी डबल हुआ है। मेरे तो विभाग का जो बजट है उसको 6 गुना पिछले 10 सालों में बढ़ा दिया गया। 6 गुना मेरा बजट बढ़ा है। तो ऐसे में ये समझ में आता है। और जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसका मैंने जिक्र किया, मैं डावोस गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुझे एहसास हुआ कि इस सेक्टर की मांग ग्लोबली कितनी है। इंटरनेशनली जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पे देते हैं। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी हैव 1.4 बिलियन पीपल, बिकॉज ऑफ दैट तो वो एक डेस्टिनेशन हम लोग को मानते ही मानते हैं। बल्कि जो बुद्धि है, जो ब्रेन है यहाँ पे, और जो व्यवस्था है यहाँ पे, R&D सेंटर यहाँ पे खोलना चाहते हैं, यहाँ पर आकर रिसर्च करना चाहते हैं। जो भारत की डाइवर्सिटी जो प्रोवाइड होती है, हमारे पास अलग अलग लैंडस्केप हैं, हिली एरियाज हैं, रेनी टेरेन्स हैं, ये तमाम तरीके की चीजें वो मल्टी डाइवर्सिटी उनको देती है, जिसकी वजह से उनकी R&D और ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो ग्लोबली लोग भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में भारतीय इंडस्ट्री ग्रो करे, जिम्मेदारी के साथ ग्रो करे। और ये जो मिसलीडिंग बातें आती हैं, फूड प्रोसेसिंग इज नॉट बैड, फूड प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये बात घर तक जाए। थैंक यू। धन्यवाद, आपने हमारे कॉन्क्लेव में समय दिया और सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद।